जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वंस अगेन बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें। फिर से हम दोबारा से आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिल खैर। जी, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद ये जो दोनों सेशन हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह और लिंक शेयर कर दूँगा ग्रुप में इंशाल्लाह। ठीक है जी? आपकी रिक्वेस्ट सारा आँखों पर। दोबारा से इन्वेंटरी वाली आपने कहा एडजस्टमेंट डिस्कस कर दें, इसका मतलब है इन्वेंटरी की एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वाली एडजस्टमेंट्स काफ़ी डिटेल में बुक के अंदर भी दी हुई हैं। पास पेपर्स काफ़ी कर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम भी ये एडजस्टमेंट मिल सकती हैं। और उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी जो है, वो है, जो हमने काउंट की है, वो 92,600 की है। मैंने कहा ठीक है जी, 92,600 है। अब स्टैंडर्ड में कहता है IAS 2 कि आपने लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड NRV जाना है। स्टैंडर्ड में ये कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के बारे में। मेरे पास कॉस्ट आ गई। कॉस्ट फिजिकल इन्वेंटरी की है जो फिजिकल अवेलेबल है। फिजिकल इन्वेंटरी काउंट से पता चला कि कुछ चीजें स्टॉक में ज्यादा है फिजिकली और रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कम है। तो जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जी एक चीज ऐसी है जो कि जिसकी कॉस्ट 250 है, वो हमने बेची थी 3300 की और वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, उसकी कोई एंट्री पास नहीं की है हमने। नो एंट्री हैज बीन मेड। तो हमने कहा कर देते हैं हम, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात। हमने वो वाली एंट्री उठाई और सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट एंट्री पास कर दी। पहली एंट्री, जो सी एंट्री पास नहीं हुई वो कर दो, सो सिंपल, रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगली चीज है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करनी है। कहता है कि ये वाली चीजें जो थी ये आउट ऑफ फैशन हो गई, खराब नहीं हुई, आउट ऑफ फैशन, और ये 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस के बेची जा सकती हैं, लेकिन कुछ खर्चा करना पड़ेगा उनको। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? NRV का फार्मूला लिखें आप। क्या लिखें आप कहें कि यार इसकी NRV कितनी बनती है? NRV सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। आपने कहा कंप्लीट करने के लिए, बेचने के लिए 240 का खर्चा करना पड़ेगा। ओरिजिनल सेल प्राइस 3300 है, उसका 70% ये अचीव कर पाएगी। आपने कहा अच्छा चलो मसला ही कोई नहीं। 3300 0.7, यानी कि ये बेची 2310 की जा सकती है, उसमें से 240 लेस कर दो तो ये बन गई 2070 की NRV। आपने कहा अच्छा, अब लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV होना चाहिए। अब हमें पता है इसकी कॉस्ट कितनी है, 2850, जो कि रिटर्न होके आई है चीजें, और उसकी कॉस्ट हमें बताई हुई है। तो हमने कहा अच्छा नो टेंशन, करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक चीज है कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट है, कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस कर दो 2850, ये कॉस्ट गेट आउट हो गई। अब लोअर वाली चीज जो NRV है वो शामिल कर दो, वो कितनी आई 2070, ये लेस कर दो, ये शामिल कर दो, जो टोटल हो जाएगा वो हमारा स्टॉक बन जाएगा। कितना है जी? 91,000 समथिंग, 91,820। 91,820। अब इन दोनों का जो कॉस्ट और NRV का जो डिफरेंस होता है, ये होता है NRV एडजस्टमेंट। अगर यही सिस्टम में यही एडजस्टमेंट परपेचुअल सिस्टम में होती तो फिर
किताबों में इन्वेंट्री आ रही होनी थी 92,600 की, और हमें एनआरवी एडजस्टमेंट पास करनी थी। एनआरवी एडजस्टमेंट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। ये कैसे आती है एनआरवी एडजस्टमेंट? कॉस्ट में से एनआरवी निकाल दो, 2850 में से 2070 को निकाल दो और इसकी वैल्यू से कमी कर दो। मीन्स 780 से वैल्यू को कम कर दो। तो ये 780 की एडजस्टमेंट हो जानी थी कौन से सिस्टम में? अगर ये परपेचुअल सिस्टम होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी वैल्यू आ रही होनी थी, एज पर ट्रायल बैलेंस आ रही होनी थी, उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट्स आनी थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट 780 से एंट्री पास होनी थी। ले जी, आपकी फरमाइश पर मैंने इसको भी क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल डिटेल में जरा सी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स जो इन्वेंट्री से रिलेटेड ज़्यादा है वो भी ले आऊं, और इन्वेंट्री की भी रिवीजन करवा दूं आप लोगों की। तो उसी के साथ ही कोशिश करूंगा लेकर आने की। समहाउ सॉफ्टवेयर में कैसे डील करना है, आई बिलीव इट सो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। अब मैक्सिमम जो नोट्स हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है काफ़ी ज़्यादा, वो कर लेते हैं डिस्कस एंट्री वाइज। क्योंकि ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री वाइज ही चलनी है, तो वो अगर डिस्कशन हो जाएगी तो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा वहाँ से भी हो जाएगा। कुछ जगहों पे मैं बहुत जल्दी मचा दूँगा, कुछ जगहों पर मैं ज़रा-सा औलाद रखूँगा। बस हमने मगरिब तक जो है वो बैठना है। जस्ट वेट अ मिनट। चलो भई, अभी थोड़ी देर में डिस्कशन शुरू हो जाती है हमारी डिटेल में। जो स्टडी टैक्स के अंदर भी जो तरीकाकार दिया हुआ है उसी तरीक़ेकार से मैंने सॉफ्टवेयर में आपको करवा दिया, और उसी तरीक़ेकार से अब हम दोबारा से कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उन एडजस्टमेंट्स को डील करते हैं, और उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और जब फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर रहा था तो फॉर्मेट के साथ साथ वैल्यू सेलेक्ट नहीं होती, लेकिन जब पेस्ट किया तो वैल्यूज भी साथ ही पेस्ट हो रही थी। हैं? वाकई? मेरे साथ तो नहीं है ऐसा। मुझे तो सॉफ्टवेयर में कॉपी भी नहीं कर वो पेस्ट नहीं करने देता।
हाँ ये जरूर है, आप कहीं और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कुछ और है? जैसे गाइडेंस दी है आपको उसी तरीके से कर रहे हैं या कोई और तरीका कार से कर रहे हैं? या तो स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप में, तो फिर मैं कुछ कह सकता हूँ, कुछ देख सकता हूँ कि क्या साइंस क्या लग रही है। मैं ग्रुप को ऑन कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेके ना रख लें, एक्सेल में कॉपी करके रख लें, फिर शायद कुछ बता पाऊँ आपको। लेकिन कॉपी हो जाता है। मैंने क्लास के अंदर, अपनी क्लास के अंदर करवाया है स्टूडेंट्स को लैपटॉप लेकर आए हुए थे, लैपटॉप में उनको उस वक्त भी मसला हो रहा था, और फिर मैंने खुद उनको कंप्यूटर पे उनके कर कर दिखाया, उन्हें तरीका बताया कि किस तरीके से होना है। तो अभी तो आप लोग तो सामने हैं नहीं मेरे, कि मैं साथ आपके सामने मैं आपको कर कर दिखा दूं, लेकिन ऊपर से कॉपी करें नीचे पेस्ट करें होता है। नहीं भी होता तो वो रफ पेज के ऊपर काम तो करना है। तरीकाकार आपको समझा दिया है कि किस तरीके से करना है। ठीक है ना? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब फाइनल काउंट की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो डील कर लेते हैं हम, जो आती हैं, और कुछ और आपके लिए जो थोड़ा बहुत फायदा दे सकती हैं चीजें, वो डिस्कशन करते हैं जी हम। फाइनल काउंट का क्वेश्चन करने के लिए आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं स्टडी टेक्स्ट में कि पहले, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएं। आप फॉर्मेट सॉफ्टवेयर में जहां पर आप कर रहे हो वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। ट्रांसफर अमाउंट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट्स फॉर्मेट में फेंकनी है। कोई अमाउंट ओमिट ना रह जाए या कोई अमाउंट डुप्लीकेट ना हो, ये इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं उनकी डबल एंट्री पास करनी है। डबल एंट्री पास करके आपने उनको रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर लिखना है, फॉर्मेट में फेंकना है, और फिर सब टोटल्स और ग्रैंड टोटल्स परफॉर्म करने हैं। कुछ चीजें जो याद रखने वाली हैं वो हैं कि आपको अगर क्वेश्चन के अंदर परचेजेस नजर आए या ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक नजर आए तो ये पीरियोडिक सिस्टम है। क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आए और क्लोजिंग स्टॉक नजर आए ट्रायल बैलेंस में, तो ये परपेचुअल सिस्टम है। अब उसी के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री की एंट्रीज को के माइंड को चेंज करना है और फिर अप्लाई करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर कोई हिंट आपको प्री पेमेंट्स का दिया हुआ है या पेबल का दिया हुआ है और उसका लिंक ड्राइंग्स के साथ है, मसलन उसने कहा है इंश्योरेंस ऑफ हाउस रेंट इज पेड और इसका टेन्योर इतना बनता है, तो फिर हमने उसकी प्री पेमेंट्स की कहानी को डील नहीं करना, दैट इज टोटली अ ड्राइंग। उसकी डेट्स को क्या कर दें, इग्नोर कर दें। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले इवनली थ्रू आउट, तो इसका मतलब है हर महीने एक जैसा, इक्वली, ईच मंथ आर इक्वल, ईच वीक इक्वल, हर एक जैसा। ये आपको एक्रूअल प्रीपेमेंट्स में इस तरीके का काम लिखा हुआ मिल सकता है। अगर कहीं पे ऑफिस सप्लाईज का जिक्र है तो ऑफिस सप्लाईज बिल्कुल आपकी प्रीपेमेंट की तरह से डील होती है। ये स्टॉक ईयर एंड के ऊपर होता है, करंट एसेट में लिखना होता है, एक्सपेंसेस में पड़ा होता है, वहां से निकालकर हम ले आते हैं। जैसे प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट की एंट्री होती है, इसी तरह से ऑफिस सप्लाईज डेबिट और ऑफिस सप्लाई से रिलेटेड जो सा भी एक्सपेंस है प्रिंटिंग स्टेशनरी का, वो क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल प्रीपेमेंट की तरह से ट्रीट होगा।
अगर आपके क्वेश्चन में आपका बिजनेस स्टार्टअप पे है, पहला साल है, और आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक दे दिया क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला सारे का सारा बैंक बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, और इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। उसकी रीजन ये है कि जब आपका छोटा सा सोल प्रोप्राइटर होता है, उसका जो बैंक आ रहा होता है वो उसी बैंक को बिजनेस के तौर पर यूज करना शुरू कर देता है, तो जो सा पैसा पड़ा होता है वो सारे का सारा बिजनेस में इन्वेस्टेड हो जाता है। अमाउंट गिवन टू सन ऑफ द ओनर। अब यहां पर अगर सन ओनर का काम कर रहा है ऑफिस में, तो ये सन ओनर का पर्सनल तो है, लेकिन ये जो सन सैलरी ले रहा है ये अपने काम की सैलरी ले रहा होगा, इसको ड्राइंग्स में कंसिडर नहीं करेंगे। तो सन जो है वो एज एन एम्प्लॉय ट्रीट होगा, और इसको जो दिए गए पैसे हैं वो ड्राइंग्स के तौर पे ट्रीट नहीं होंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले एक्सपेंस इंक्लूड्स, तो समझ जाए इसमें मसला है, इसके अंदर से कोई ना कोई चीज माइनस करके प्री पेमेंट टाइप में लेकर जानी है, कोई ना कोई गलती है। अगर लिखा हुआ मिल जाए इनकम इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है इनकम में मसला है, इनकम में से निकाल के कोई ना कोई चीज लायबिलिटी में लेकर जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर लिखा हुआ मिल जाए प्री पेमेंट इंक्लूड्स, अगर प्री पेमेंट इंक्लूड्स की बात की है, तो फिर प्री पेमेंट इंक्लूड्स मींस प्री पेमेंट में मसला है, प्री पेमेंट में से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। जिस भी लफ्ज के साथ इंक्लूड्स का मतलब आ गया लिखा हुआ है, तो समझ जाओ कि इसमें से कुछ ना कुछ निकालना है। करंट एसेट इंक्लूड्स, डेटर इंक्लूड्स, तो वैसे का मतलब है डेटर्स में कोई ना कोई मसला है, डेटर में से कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसे निकाल कर शिफ्ट करना पड़ेगा। सेल्स इंक्लूड्स मींस सेल्स के अंदर मसला है। परचेजेस इंक्लूड्स मींस परचेज में कोई ना कोई मसला है, मींस यहां से कुछ ना कुछ निकालना है और दूसरी जगह पर लेकर जाना। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको लिखा हुआ मिलता है, अगर ये रिसीव होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये क्रेडिट साइड पर आएगी ट्रायल बैलेंस की, और ये हमारी एक लायबिलिटी होती है। और अगर हमने पे की होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर आएगी और ये हमारा एसेट होता है। ले जी, अब ईयर एंड एडजस्टमेंट्स को डील करते हैं हम। ईयर एंड एडजस्टमेंट्स में नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है, आपके ट्रायल बैलेंस में जो कैश पेमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली एक्सपेंसेस में लिखी जाती हैं इन रूटीन। वेरी रेयर होता है कि जी ये प्री पेमेंट्स में लिखी गई, लेकिन पॉसिबल है। अगर प्री पेमेंट में लिखा हुआ तो फिर लिखा हुआ मिलेगा प्री पेमेंट इंक्लूड्स, और वहां से निकाल के एक्सपेंस में लेकर जाना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है फलाना एक्सपेंस इंक्लूड्स, इसका मतलब एक्सपेंस में ज्यादा लिखा गया है, इसमें से निकालकर प्री पेमेंट में लेके जाना पड़ेगा। या
यस ऑब्वियसली, अदरवाइज लिखा होगा जी कि आपने एंट्री पास नहीं की, एक्रूवल की एंट्री पास नहीं की है। तो प्री पेमेंट्स में आ जाए अकाउंटेंट फॉरगॉटन टू बुक प्रीपेड एक्सपेंसेस, या लिखा हुआ आपको मिले एक्सपेंस इंक्लूड्स, इसमें ये चीज शामिल है जो कि प्रीपेड बनती है, अगले साल से रिलेटेड है। तो फिर इसकी एंट्री प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, अब आपके साल में ये वाली एंट्री हो गई। अगर लिखा हुआ मिले कि प्रीपेड इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है प्रीपेमेंट में गलत लिखा गया हुआ है, अब यहां से निकालना है और एक्सपेंस में फेंकना। या फिर कहे कि पिछले साल एक प्रीपेमेंट लिखी थी और उसकी रिवर्सल अभी तक नहीं हुई है, लास्ट ईयर प्रीपेड बुक बट इन करंट ईयर नो एडजस्टमेंट वाज मेड, तो भी क्या हो जाएगा, आपकी एंट्री पास हो जाएगी। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस में लेकर आना है, प्रीपेमेंट से निकालना है, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। अब यही वाली चीजें इनकम के ऊपर, इनकम इंक्लूड्स, अब इनकम की नेचर है क्रेडिट, इसमें से जब आपने गेट आउट बोला है मींस इनकम डेबिट होगी, और इनकम इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम करंट लायबिलिटी ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है अकाउंटेंट फॉर गॉटन टू बुक अनअर्न्ड इनकम, या इनकम इन एडवांस, या इनकम इंक्लूड्स इसमें शामिल है जो कि अगले साल से रिलेटेड है। उसके बाद इसके रिवर्सल, अब पिछले साल लिखा गया था अनअर्न्ड इनकम, इनकम इन एडवांस, और इस साल में उसकी कोई एडजस्टमेंट पास नहीं की गई, लास्ट ईयर इनकम इन एडवांस बुक्ड, नो एडजस्टमेंट वाज मेड। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें एक इनकम इन एडवांस आ रही होगी या इनकम आ रही होगी, एक वैल्यू लिखी होगी से 300 ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट, और साथ कह दिया ये वाली पिछले साल से रिलेटेड थी और इस साल में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं पास की, इसका मतलब है इसकी एडजस्टमेंट पार को पास करो, अनअर्न्ड इनकम को डेबिट करो, इनकम क्रेडिट करो, इनकम रिकॉर्ड करो। ये तो पिछले साल अनअर्न्ड थी, इस साल में तो अर्नड हो गई है, तो इनकम रिकॉर्ड करो। सर्विसेज कोई रेंडर कर दी हुई है और अभी तक आपको उसको पैसे नहीं मिले, अगर ये एडजस्टमेंट आ जाए तो इसका मतलब है सर्विसेज के पैसे अभी नहीं लिखे हैं, इनकम रिसीवेबल डेबिट या एक्रूड इनकम डेबिट मींस बाद में मिलने, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, रेवेन्यू भी हो सकता है। इंक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंस, अकाउंटेंट नॉट रिकॉर्डेड एक्रूड एक्सपेंस, इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, अकाउंटेंट ने अभी एंट्री पास नहीं की, एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। या कोई बिल वगैरह का कह दे कि ये वाला बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑफ दिसंबर पेड इन जनवरी, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, आगे लिख दे नो एडजस्टमेंट इन करंट ईयर वाज मेड, या ये लिखा जाए और इसका एक्सपेंस बुक किया गया जनवरी में व्हेन पेड, तो फिर उसकी एंट्री उसने अगले साल में कर दिया है, हमारे साल में होनी चाहिए एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और अगले साल में इसकी रिवर्सल। डिक्रीज इन पेएबल, रिवर्सल ऑफ लास्ट ईयर पेएबल, लास्ट ईयर एक्रूअल बुक्ड बट इन करंट ईयर नो एडजस्टमेंट वाज मेड, पिछले साल एक्रूअल बुक की थी, इस साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं की, तो पिछले साल जब एक्रूअल बुक की थी, इस साल में रूटीन में जब भी पेमेंट होती है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, अब था वो पेएबल और लिख किसमें दिया, एक्सपेंस में, पिछले साल से ये वाली बुकिंग की थी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 400 से, ये लास्ट ईयर, इस साल में इसकी पेमेंट हुई लेकिन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया 400 से,
हालांकि ये तो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं। अब ये वाली चीज हो चुकी हुई है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, सौकी के अंदर ये वाला बैलेंस पहुंच चुका हुआ। अब आपने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि पेबल तो स्टैंड कर रहा है स्टिल, ट्रायल बैलेंस में एक पेबल भी स्टैंड कर रहा होगा, एक्रूड एक्सपेंसेस 400 के बीडी के साथ, वही ट्रायल बैलेंस में पहुंच गया होगा। अब जब ये पहुंच गया होगा, इस तरीके से एंट्रीज आ रही होंगी, तो आप इन दोनों लेजर्स को ठीक करेंगे और एक एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 400 से पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। जब आप ये वाली एंट्री पास करेंगे तो ये दोनों लेजर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एक्रूड नील पे चला जाएगा, एक्सपेंस भी नील पर चला जाएगा, क्योंकि पेबल का है। अगर लिखा हुआ मिले फलाना एक्सपेंस इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ ऑनर, ऑनर की कोई पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी है, ऑनर की बच्ची का बिल जो है, उसकी बुक्स का प्रिंटिंग स्टेशनरी का बिल जो है ऑफिस से पे हो गया, इट मींस ये ड्राइंग है और हमने लिख दिया एक्सपेंस में, तो फिर एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अब आपको ये वाली एंट्री पास करनी है तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर एक्सपेंस था और गलती से ड्राइंग्स में लिखा गया है और लिखा हुआ है यार ड्राइंग्स इंक्लूड अ पेमेंट, या ड्राइंग्स इंक्लूड्स अ पेमेंट टू समथिंग, पेमेंट टू owner's friend who has given services to business, और हमने पेमेंट करनी थी उसके फ्रेंड को ऑफिस के एक्सपेंस की। हमने कहा यार ये तो ओनर का फ्रेंड है, और हमने एंट्री पास कर दी ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। अब एक्चुअल में तो ऑफिस का एक्सपेंस है, उसके दोस्त ने तो ऑफिस को सर्विसेज दी हैं, बिजनेस को सर्विसेज दी हैं, हमने तो पैसे सर्विसेज के चार्ज करने हैं जो उसने सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज की पेमेंट्स करनी है, तो लिख दिए वो ड्राइंग्स में, तो ड्राइंग्स में गलत लिख दिए हैं, ड्राइंग से निकाल दो, ड्राइंग्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस को डेबिट कर दो। या ऐसे लिखा हो मिल सकता है, सन जो ऑफिस का वर्क करता है उसको ड्राइंग्स के तौर पे लिखा गया, ये ड्राइंग्स नहीं है। अमाउंट गिवन टू सन ऑफ ऑनर फॉर ऑफिस पर्पस, फिर सन जो है एम्प्लॉय ट्रीट होगा और उसको ड्राइंग्स ट्रीट नहीं करेंगे, एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए, एक्चुअल एंट्री सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर सन को दिए हैं और रॉन्गली ट्रीटेड एज ड्राइंग हो गया है, तो फिर ड्राइंग्स को क्या करो, क्रेडिट करो, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करो। एडवांसेस की कहानी, एक्सपेंस इंक्लूड्स अ पेमेंट ऑफ एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट, तो फिर एंट्री हो जाएगी एडवांस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अगर ये लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स एन एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट, तो फिर अब एडवांस वाली चीज जो थी वो फिक्स एसेट में हमने लिख दी, तो अब क्या होगा, एंट्री होगी एडवांस डेबिट और फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। जहां पे गलत है वहां से निकाल दो, जहां पे लिखा जाना चाहिए वहां पर ले जाकर लिख दो। जेन्युइन एंट्री की एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट।
एडवांस पेड रॉन्गली इंक्लूडेड इन एक्सपेंस या एसेट, तो एडवांस डेबिट करो, जहां पर इंक्लूड है वहां से उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अगर लिखा हुआ मिले डेटर्स रिसीट इंक्लूड्स या रिसीट फ्रॉम डेटर, इंक्लूड्स a payment received इन एडवांस। अब ये एडवांस में पैसे आए हुए हैं डेटर के अकाउंट में, डेटर की पास मींस एंट्री पास हो गई है कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट इंस्टेड ऑफ कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट। जेन्युइन एंट्री ये होनी चाहिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट एडवांस। लेकिन अगर ये लिखा गया है रिसीट फ्रॉम डेटर में शामिल कर दिए गए एक रिसीट, तो इसका मतलब है डेटर में गलत पड़े हैं। डेटर को डेबिट करो और एडवांस को क्रेडिट कर लो। जैसे ये लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम डेटर इंक्लूड्स एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये करंट लायबिलिटी बनती है। अगर आपने सेल कर दी है, सेल मेड टू अ कस्टमर हु पेड इन एडवांस, इसने पहले से एडवांस किया हुआ था, तो एडवांस डेबिट और सेल्स क्रेडिट एंट्री होती है। ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है डेटर इंक्लूड्स अ सेल मेड फॉर विच कस्टमर पेड इन एडवांस। कस्टमर ने तो एडवांस में पे किया था, उसकी एंट्री तो हमने पास की थी कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, और जब उसको चीजें बेची हैं तो तब एंट्री पास कर दी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अब दो एंट्रीज पास हो चुकी हैं, एक कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट और दूसरी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसमें से कैश और सेल्स बिल्कुल ठीक है, ये और ये एडजस्ट होने वाले हैं, तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी एडवांस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एट ईयर एंड, ऑफिस सप्लाईज एट ईयर एंड ये भी प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह से ट्रीट होती हैं। जिस भी एक्सपेंसेस में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस में ये मौजूद है वो क्रेडिट कर देंगे और ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक करंट एसेट में डेबिट कर देंगे। इन्वेंट्री की एंट्री स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती पीरियोडिक सिस्टम में। अगर सिस्टम परपेचुअल हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है नॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस अगर हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लिया करें, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट अगर सिस्टम परपेचुअल है, या एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट अगर सिस्टम पीरियोडिक है। अब
इसके बाद कुछ इंश्योरेंस क्लेम इससे हासिल हो सकता है और लिखा हो कि इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम इतना रिसीव हुआ है या होना है, तो ये आपके खर्चे में बचत है। एबनॉर्मल लॉस डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा, और या तो कैश डेबिट हो जाएगा या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और आपका सौकी में बैलेंस कम जाएगा। फॉर एग्जांपल 1000 का लॉस है, आपको इंश्योरेंस वाले से 800 रुपए मिल रहे हैं या मिल गए हैं, तो 200 का एक्चुअल में लॉस होगा आपको। आपकी एंट्री हो जाएगी अब नॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। बैड डेट्स की बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, इंक्रीज इन प्रोविजन बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डिक्रीज इन प्रोविजन हो तो प्रोविजन डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट पेबल हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल हो, एक्रूड हो इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट। अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने रिसीव किया और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जनरल एंट्री या कैश डेबिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड रॉन्गली रिटर्न इन एक्सपेंस, तो अब रेक्टिफिकेशन करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट करेंगे और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल प्रीपेड की तरह से। और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड है और रॉन्गली ट्रीट हो गया है एज इनकम रेवेन्यू, तो फिर आप रेक्टिफाई करेंगे, इनकम को डेबिट कर देंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल लायबिलिटी को क्रेडिट कर लेंगे। ग्रॉस अप कर रहा हूं, आपका फार्मूला गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, कोई भी आपको वैल्यू दी हो, आप 100% पे पहुंचना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। मार्कअप मार्जिन के फार्मूलास, दो तरह से प्रोविजन की वर्किंग्स कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी हुई हैं चीजें। एक्रूअल प्रीपेमेंट की रिवीजन दोबारा से भी हो गई है, आप भी कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का तरीका कार, टोटल कॉस्ट होती है टोटल एस्टिमेटेड सेल, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू कंप्लीट। एनआरवी आ जाती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ले सकते हैं आप, इस फॉर्मेट के ऊपर काम कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला बेटा। तो फिर बेटा मैं तो अब इसको आसान ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल इसमें क्या है। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे पास, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। मैं तो इसीलिए ये वाला काम जो है बिल्कुल शुरू से ही शुरू कर देता हूँ। मैं दूसरे चैप्टर जब पढ़ाता हूँ तो उसके फौरन बाद से मैं फाइनल काउंट की तैयारी शुरू करवा देता हूँ। मीन्स हर चैप्टर के साथ साथ उसकी तैयारी, बुक के अंदर भी मैंने इसी तरीके से कर कर दिया हुआ है आपको। हर चैप्टर करें, उसके बाद फाइनल काउंट की तैयारी करें। कम से कम एक एक सवाल होना चाहिए।
एक्सपेंसेस बाय नेचर, अगर आपने करने हो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी हो एक्सपेंसेस बाय नेचर, तो इसमें क्या क्या कुछ आता है, कैसे कैसे आता है, इसके अंदर आपकी रूटीन तरीकेकार से नहीं आता। बाय नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर अगर आप करेंगे तो फिर इसके अंदर आपको बताना होता है चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, कौन कौन सी इन्वेंटरी, फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस। जो इसमें कमी होगी, रिडक्शन होगी, वो एक्सपेंस होगा, और इंक्रीज अगर होगी तो वो नेगेटिव एक्सपेंस कंसिडर होगा। अगर कमी आ रही होगी स्टॉक में तो उसको रिडक्शन मींस एक्सपेंस के तौर पर ले लेंगे, और अगर इंक्रीज आ रही होगी तो उसे नेगेटिव एक्सपेंस के तौर पर ले लेंगे। अच्छा जी, एक तो चेंज इन इन्वेंटरी बताना होता है, एक मोटा सा खर्चा होता है इसमें रॉ मटेरियल का, या फिर कंज्यूमेबल जैसे पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्स होते हैं। तीसरा बड़ा खर्चा इसमें सैलरीज बतानी होती हैं। तो ये तीन बड़े खर्चे हैं जो आपने, बहुत बड़े बड़े खर्चे बताने होते हैं, एक सैलरी, एक रॉ मटेरियल, एक इन्वेंट्री की मूवमेंट। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एक ही एक चीज बतानी होती है, बाकी सारा कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अदर जम कर देते हैं, अदर एक्सपेंसेस में जम कर दिया जाता है। तो ये हो गई आपकी एक्सपेंडिचर बाय नेचर, तो ये चंद बातें आपको याद रखनी है। और अगर आपका हो एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बाय फंक्शन भी बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें जीपी आएगा, देन इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये लेस करते हैं। एक फाइनेंस कॉस्ट भी सेपरेट बतानी होती है, वो तो उसमें भी करते हैं, इसमें भी फाइनेंस कॉस्ट सेपरेट बता देंगे, एक्सपेंडिचर बाय नेचर में भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड में भी। अब ये मैंने एक वैसे सेलेक्ट किया था क्वेश्चन, लेकिन टाइम इज शॉर्ट, इंशाल्लाह देख लेंगे, कल परसों कर लेंगे, किसी दिन टाइम मिलेगा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मगरिब की नमाज का भी टाइम होने वाला, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।